जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलते हैं, आज का टॉपिक आप लोग का होगा विसरण, निसरण और प्रासरण। तीन टॉपिक को हम आप लोग को इस वीडियो में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सबको बहुत ही सरल भाषा में ही पठन पाठन करा दें। तो आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं, टॉपिक है आपका पहला, विसरण क्या है। विसरण क्या है? विसरण विसरण दोस्तों, आप एकदम इसको देहाती भाषा में भी सीख सकते हैं, अपनी भाषा में। जैसे मान लेते हैं कि आप एक कमरे के कोने में अगरबत्ती को जला देते हैं और जलाने के बाद उनसे जो धुआं निकलती है वह हवा में घुल मिल करके आपके पास पहुंच जाती है, जिससे आपको उनके सुगंध का पता चलता है। इस घटना को भी विसरण कहा जाता है, या इसको कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में अणुओं या आयनों की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। कह रहा है कि अणुओं या आयनों की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अणुओं या आयनों की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं कि अगरबत्ती की सुगंध का चारों ओर फैलना। अगरबत्ती के सुगंध का चारों ओर फैलना, या गैस के अणुओं का वायु में घुलना या विलना, यह भी कह सकते हैं आप। चलते हैं, अगला टॉपिक आप लोग का होगा निसरण। निसरण इफ्यूजन। निसरण जब दो गैसें दाब के अधीन, कह रहा है कि निसरण किसे कहते हैं? कह रहे कि जब दो गैसें दाब के अधीन एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, जब दो गैसें दाब के अधीन एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा आपस में मिलती है तो इस घटना को निसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
निसरण कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों कि जब दो गैसें दाब के अधीन एक अति सूक्ष्म छिद्र के द्वारा आपस में मिलती है तो मिलने की घटना को निसरण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कह सकते हैं कि गुब्बारों से दिन भर में हवा का निकलना। आप गुब्बारा सुबह में भर करके धागे से बांध दिए, धागे से बांधने के बाद कहीं छोड़ देते हैं, धीरे धीरे का होता है कि उसमें से वायु बाहर निकल जाता है। सूक्ष्म छिद्र का पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन वायु धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, जिससे उनकी आकार छोटा हो जाती है। इस घटना को ही निसरण कहा जाता है। जब दो गैसें दाब के अधीन जब दो गैसें दाब के अधीन एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा आपस में मिलती है तो इस घटना को निसरण कहते हैं। जैसे गुब्बारों से दिन भर में हवा का निकलना, कह रहा है कि जब दो गैसें दाब के अधीन एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा आपस में मिलती है तो मिलने की घटना को निसरण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब दिखा सकते हैं कि गुब्बारों से दिन भर में हवा का निकलना। समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है परासरण। अगला टॉपिक आता है परासरण। आप लोग कह सकते हैं कि परासरण किसे कहते हैं, तो विसरण के ठीक उल्टा परासरण होता है। आप कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाली स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। कह रहा है कि विलायक के अणुओं का अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या
तनु विलयन से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, विलयन की ओर होने वाले स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। इसे पाई से सूचित किया जाता है। आप इसे पाई से दर्शा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में 2 अंक का आता है। इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे आप लोग। कह रहे कि परासरण किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, किन के अणुओं का? विलायक के अणुओं का अर्ध परागम्य झिल्ली से, किसे? अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाली स्वतः प्रवाह को, होने वाली स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परासरण कहते हैं। परासरण को आपसे किसे सूचित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं? तो पाई से डिनोट कर सकते हैं, पाई से सूचित कर सकते हैं। चलते हैं आगे। 2 नंबर में महत्वपूर्ण सवाल इसके अगला आता है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है, या परासरण और विसरण में क्या अंतर है? परासरण, परासरण और विसरण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। परासरण और विसरण में क्या अंतर है? परासरण और विसरण में क्या अंतर? चलते हैं और परासरण और विसरण में अंतर को समझेंगे कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। कह रहे पहला अंतर आप लोग दर्शा सकते हैं कि परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। इसमें आप डाल सकते हैं कि विसरण की क्रिया में विलय और
विलय और विलायक दोनों के अणु भाग लेते कह रहा है दोस्तों कि परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, लेकिन विसरण की क्रिया में विलय और विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं। और दूसरा अंतर इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि परासरण केवल विलयनों में होता है, लेकिन विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है। परासरण केवल विलयनों में होता है। विलयनों में होता है, लेकिन विसरण कहेंगे आप, इसमें दूसरा दिखा सकते हैं आप लोग कि विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है। द्रव और गैस दोनों में होता है। द्रव और गैस दोनों में होता है। कह रहा है कि दोस्तों कि परासरण की क्रिया केवल विलयन में होती है, लेकिन विसरण की क्रिया द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। कहने का अर्थ है कि ठोस में विसरण की क्रिया कभी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आपका है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है, तो आप लोग कह सकते हैं परासरण को विलयन पर अतिरिक्त बल डालकर रोका या उल्टा किया जा सकता है। कह रहा है कि परासरण की क्रिया पर अगर अतिरिक्त हम दाब डालें तो उस दाब डाल करके किया तो उसे रोक सकते हैं या उल्टा कर सकते हैं, लेकिन विसरण कह रहा है कि विसरण पर अतिरिक्त दाब डालकर या विसरण को अतिरिक्त दाब डालकर रोका या उल्टा नहीं किया जा सकता है। विसरण को अतिरिक्त दाब डाल कर रोका या उल्टा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि विसरण पर आप अतिरिक्त दाब डालकर इसे ना रोक सकते हैं और ना ही आप उल्टा कर सकते हैं। ना आप लोग रोक सकते हैं, ना उसे क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। चलते हैं इसमें अगला टॉपिक डाल सकते हैं आप लोग अंतर में कि परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। चौथा कह सकते हैं आप कि परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता
क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर और गमन करते हैं, करे प्रासरण की क्रिया में विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। करे कि अणु गमन करेंगे लेकिन कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक की ओर। विसरण में ठीक उल्टा हो जाता है। विसरण की क्रिया में अणु अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। अंतिम पॉइंट में आप सब दर्शा सकते हैं कि प्रासरण की क्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विसरण की क्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंतिम पॉइंट में आप सब दर्शा सकते हैं कि प्रासरण की क्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली भाग लेती है, लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्धपरागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब तक के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तो आप लोग को बताएंगे प्रासरण के प्रकार के बारे में कि प्रासरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सुन लेंगे ध्यान से। अभी प्रासरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अंतःपरासरण, बाह्य परासरण और उल्टा परासरण। इस तीनों टॉपिक को आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।